आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने जो रोबोटिक सर्जरी का प्रोग्राम यहाँ करनाल में शुरू किया है, हमने हाल ही में 600 सक्सेसफुल रोबोटिक नी ट्रांसप्लांट्स यहाँ पे कर दिए हैं। तो वी हैव डॉक्टर भानु सलूजा विद अस, हु इज अ वेरी रिनाउंड सर्जन इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स। डॉक्टर साहब का करीब 20 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है और 25,000 से ज़्यादा जॉइंट प्लेसमेंट ये कर चुके हैं। तो इनकी टीम और पूरी डॉक्टर शरद भक्त की टीम के द्वारा हमारे यहाँ पे ये जो जॉइंट प्लेसमेंट की सुविधा दी जाएगी। पार्क हॉस्पिटल करनाल जो है, सारे पैनल्स हमारे पास हैं, ECHS है, CGHS है, आपको हरियाणा गवर्नमेंट है, आयुष्मान है, TPA कॉर्पोरेट, इनका कैशलेस ट्रीटमेंट होता है। सारी सुविधाएं एक ही छत के अंदर अवेलेबल है। और 3 तरह के रोबोटिक, रोबो आई, रोबो 3D और रोबो आर्म, तीनों टेक्निक्स के द्वारा ये सुविधाएं जो पेशेंट्स को प्रोवाइड करेंगी। टेक्नोलॉजी में बहुत ही इजाफा हुआ है। यही सर्जरी करीब आपसे 10 साल पहले बताएं तो करीब 1 महीना पेशेंट को एडमिट करके रखा जाता था। आज की डेट में जो है ये करीब 15 मिनट की सर्जरी रहेगी रोबोटिक टेक्निक के कारण, और पेशेंट को 6 घंटे के बाद चला दिया जाता है। 3 से 4 दिन के बाद पेशेंट नॉर्मल, विदाउट वॉकर, विदाउट छड़ी अपने घर जा सकता है। तो डिटेल में डॉक्टर भानु सुडेजा जो आपको बताएंगे कि क्या क्या बेनिफिट हैं रोबोटिक सर्जरी के और क्या किस तरह की टेक्निक्स हैं जो पेशेंट को हम मुहैया कराएंगे। जी डॉक्टर सुडेजा जी बताएं, रोबोटिक सर्जरी है क्या बेसिकली? उससे पहले मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सचिन सूद जो कि पार्क करनाल के निर्धायक हैं, जो पार्क करनाल को देखते हैं, वो पहले 2 शब्द बोल लें, फिर हम आपसे। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर सचिन सूद है, मैं CEO पार्क हॉस्पिटल करनाल। मुझे आज बहुत खुशी व्यतीत हो रही है क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में पहली बार 600 प्लस रोबोटिक नी सर्जरीज हुई हैं। ये सुनिश्चित हुआ है डॉक्टर भानु सलूजा और हमारे डॉक्टर शरद चौधरी के सौजन्य से। एंड ये एक ऐसा अपने आप में सुखद अनुभव है, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास इतने दूर दराज से पेशेंट आते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जो कि अब उनको निजात मिल चुका है बिकॉज इनकी सर्जरी हो चुकी है और वो बिल्कुल एकदम अपनी ज़िंदगी जितनी बची कुची है वो बिल्कुल नॉर्मल चला सकते हैं। ये ज़्यादातर मध्यम वर्ग से लेके बुजुर्ग लोग की कैटेगरी में लोग आते हैं जिनकी डे टू डे लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, बट अब उनको एक रास्ता मिल गया कि रोबोटिक सर्जरी। और जैसे कि आशीष जी ने बताया, हमारे पास सारे ही पैनल उपलब्ध हैं। आयुष्मान, नॉर्दर्न रेलवे, NDRI, ECHS और TPS कॉर्पोरेट्स, इनमें हम सारी ये सर्जरीज कर रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर भानु हमारे पास इतने रेनाउंड सर्जन हैं जो इनका 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, 25,000 प्लस सर्जरीज कर चुके हैं, तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और हम चाहते हैं कि इनके सौजन्य से जितने ज़्यादा और लोग सुविधाएं उपलब्ध कर सकें, जिनकी सर्जरीज अच्छी हो सकें, तो हम इनका थैंक यू करना चाहेंगे। ओवर टू डॉक्टर भानु। सर आपसे पूछना चाहेंगे कि रोबोटिक सर्जरी है जो काफी एक्सपेंसिव साउंड होती है, तो क्या जो है ये रिजनेबल है अभी? ये मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि जितने भी पैनल में हैं, जो पैनल का रेट है वही रेट है। पेशेंट को अपनी तरफ से 1 रुपए का खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और अगर पेशेंट कोई जिसके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है और कैश में करना चाहता है, तो पार्क हॉस्पिटल उसको बिल्कुल मिनिमल रेट पे भी करने को तैयार है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। क्योंकि पेशेंट की कोई और कंडीशन भी होती है, कोई कोमोर्बिडिटी होती है जिसमें डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई कार्डिक प्रॉब्लम है, उन सबको अगर सब कुछ नॉर्मल जाता है उसके बाद उसकी सर्जरी मुहैया कराई जा सकती है। बट पैनल में भी ये कैशलेस है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। जो भी पैनल का रेट है, चाहे वो आयुष्मान का है, चाहे वो किसी कॉर्पोरेट के अंदर है, जो रेट उनका तय है हम उसी रेट पे सर्जरी करते हैं। पेशेंट को आउट ऑफ पॉकेट देने की कोई जरूरत नहीं। हाँ जी सर, क्या कारण मानते हैं सर 600 प्लस सक्सेस सर्जरी हुई है, उसके बाद में क्या है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भानु सलूजा। मैं चेयरमैन डायरेक्टर पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट में कार्यरत हूं। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि पार्क हॉस्पिटल एक 14 हॉस्पिटल का बड़ा समुदाय है। हर 550 किलोमीटर की दूरी पर इसका एक स्टेशन स्थित है। तो अम्बाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, और इधर आप जाएंगे तो पंचकुला, मोहाली, और उधर जाएंगे तो पटियाला, बठिंडा, और इस तरफ बढ़ेंगे तो दिल्ली में 5 हॉस्पिटल, फिर जयपुर, बहरोड। तो इंटरकनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने के कारण पेशेंट्स के लिए बहुत इजी हो गया है कि 3 टियर 2 टियर सिटीज भी जो हैं वो क्लास 1 सिटीज का सारा टेक्नोलॉजी अवेल कर सकती हैं। तो हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम डोर टू डोर ये 50 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं अपनी टीम के साथ। जो पेशेंट अब तक हमारे पास चंडीगढ़, मोहाली ऑपरेट कराने आ रहे थे, अब उनको वहां तक आने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो रोबोटिक पायदान पर पार्क हॉस्पिटल इकलौता हॉस्पिटल है जो 3 टेक्नोलॉजीज के साथ उतरा है। नॉन इन्वेजिव, सेमी इन्वेजिव, फुली इन्वेजिव रोबोटिक टेक्नोलॉजीज, जिसको हम रोबो 3D, रोबो आई और रोबो आर्म बोल रहे हैं, वो तीनों टेक्नोलॉजीज पार्क ग्रुप के पास हैं। इसमें से 2 टेक्नोलॉजीज जो है वो पोर्टेबल टेक्नोलॉजी है, मतलब हम किसी भी पार्क हॉस्पिटल में उसको कैरी कर सकते हैं चंडीगढ़, मोहाली से। एक टेक्नोलॉजी है जो नॉन पोर्टेबल है,
जिसमें 4.5-5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो मोहाली में स्थित है। लेकिन जो पेशेंट बुजुर्ग हैं और जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी से कराना चाहते हैं, उनको हम वो टेक्नोलॉजी उनके ही स्टेशन पे मुहैया करा रहे हैं। अब इस टेक्नोलॉजी से जो चेंज आया है, जो एडवांसमेंट आई है, कि 2.5 से 3 घंटे वाली सर्जरी मात्र 12-15 मिनट में हो रही है। एक्यूरेसी की जो दर 90% मानी जाती थी मैनुअल टेक्नोलॉजी से, अब 100% पे आगे खड़ी हो गई है। ऑपरेशन में जहां हम 3 दिन आईसीयू रखते थे, इसमें मात्र 6-8 घंटे में पेशेंट को चला रहे हैं। पहले जहां 1.5-2 महीने तक वॉकर से चलता था, दूसरे तीसरे दिन बिना वॉकर बिना छड़ी पेशेंट चल पा रहा है। जहां चीरे वाली जगह पर हम मेटल के टांके लगाते थे, वहां बिना टांकों की सर्जरी हो गई है। स्टेयर्स क्लाइंबिंग में जहां पेशेंट 3 महीना वेट करता था, वहां दूसरे तीसरे दिन अपनी स्टेयर कर सकता है। जहां पर चीरा 10 से 12 इंच का लगता था, वो मात्र 4 से 5 इंच पे आ गया है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से अब करनाल के पेशेंट और करनाल के 40-45 किलोमीटर के वर्ग में जितना एरिया आता है, वो सारे पेशेंट्स अब करनाल को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मान रहे हैं, क्योंकि उनको ये सारी सुविधा वहीं की वहीं मुहैया कराई जाती है। हमारी निर्धारित डेट है, डॉक्टर सचिन जो कि वहाँ कार्यरत हैं, जो संभाल रहे हैं उस यूनिट को, वो उस पूरी यूनिट के हिसाब से जो डेट्स निर्धारित करते हैं, पेशेंट तक पहुँचाते हैं। उस पर्टिकुलर डेट पर पेशेंट आते हैं, ऑपरेट कराते हैं, और उसके बाद की डेट उनको दे दी जाती है जब उनको फॉलोअप में आना पड़ता है। जो सबसे बड़ी बात है कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है वो निःशुल्क प्रदान की जा रही है। तो तीसरा मतलब इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो हम टाइम टू टाइम, जैसे सीनियर सिटीजन डे है, या दिवाली आ रही है, या होली आ रही है, कोई पर्व आ रहा है, या कुछ आ रहा है, तो हम ऐसे कुछ ओकेजन रखते हैं जब ये पूरी टेक्नोलॉजी फ्री में दी जाती है। वर्क चाहे कोई भी हो, चाहे आयुष्मान, चाहे ECHS, CGHS, ESI, रेलवे, कैश, TPA, हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट, कोई भी वर्ग हो, सारे वर्ग के पेशेंट इस टेक्नोलॉजी का मुफ्त में, जो उनके पैनल का रेट है, उसके अलावा उनको कोई खर्चा नहीं देना पड़ रहा है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए। तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया कि 3 पायदान पर ये की जा रही है। एक नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी, जिसमें एकमात्र CT स्कैन होता है, और CT स्कैन का 3 मतलब 3 डायमेंशनल, उसका विवरण, उसका चित्रण जो है वो रोबोटिक सॉफ्टवेयर पे एनरोल किया जाता है। रोबोटिक सॉफ्टवेयर उस पूरे चित्रण को भांपकर उसका आंकलन करता है, क्या साइज है घुटने का, कितना डैमेज हुआ है, उसका सारा का सारा रिजल्ट हमको ऑपरेशन से पहले मिल जाता है। तो बुजुर्ग वर्ग जो है 70 से 90 साल वाला, जिनकी हड्डियां कमजोर है, मांसपेशियां कमजोर है, और वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी की एक्यूरेसी का फायदा उठाना चाहते हैं, उसमें हम ये रोबो 3D टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। उसके बाद आता है एक मिडिल वर्ग, जिसकी आयु 60 से 70 के बीच है, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, जिनकी हड्डियां ना कमजोर है ना मजबूत है, मांसपेशियां ना कमजोर है ना ढीली है। उसमें हम रोबोटिक आई का यूज कर सकते हैं। तो रोबोटिक आई एक ऐसा चश्मा है जो ऑपरेशन के दौरान आपके घुटने के अंदर का पूरा मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन का मतलब है कि ऑपरेशन के दौरान ही उसकी खराबी और उसकी साइजिंग चश्मे द्वारा कर ली जाती है। तो उसमें कोई इन्वेजिव मैकेनिज्म नहीं है, आपको सारी एक्यूरेसी आपकी आंखों के सामने फॉर्मेट में आ रही होती है, और सर्जन उसके हिसाब से पूरी सर्जरी को अंजाम देता है। तीसरी जो टेक्नोलॉजी है वो फुल्ली ऑटोमेटेड है, जिसको हम रोबोटिक आर्म बोलते हैं। रोबोटिक आर्म का मतलब है कि एक पूरी मशीन जिसके अंदर आई भी है, 3D भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक एडिशनल आर्म है। मतलब 3D और आई ऑपरेशन के दौरान रिजल्ट निकाल के देगी, लेकिन जब उसको करना होगा तो रोबोटिक आर्म द्वारा रोबोट का जो हाथ है वो उसकी सफाई करके देगा खराबी की। तो ये 3 पायदान है विश्व में, और पार्क ऐसा ग्रुप बना है यहाँ पर जो तीनों टेक्नोलॉजीज को एक साथ लेके उतरा है। ये टेक्नोलॉजी आयुष्मान में वैलिड है? हाँ, जैसे मैंने भी बताया, सर किसी को जो पैनल पे ना हो उनके लिए कितना खर्चा है? तो खर्चा भी एज कम्पेयर टू अगर हम दिल्ली या फिर बैंगलोर या कलकत्ता या बॉम्बे देखें, जहाँ एक नॉर्मल खर्चा 8 से 12 लाख के करीब आता है ये घुटने का, वही हमने इसको 3 से 4 लाख के बीच रखा है दोनों घुटनों के लिए। इस तकनीक चेंज होने के बाद कितने दिन बाद सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर सकते हैं? तो आप टेक्नोलॉजी से तीसरे दिन सीढ़ी चढ़ सकते हैं। चढ़ सकते हैं। कई कहते हैं कि घुटने चेंज होने के बाद सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, कुर्सी पे बैठ सकते, वैसे नीचे नहीं बैठ सकते, ऐसा तो अब जो घुटने भी आ रहे हैं वो कई प्रकार के हैं। तो टेक्नोलॉजी वाइज उन घुटनों की लाइफ भी अब बढ़ गई है। घुटने अब 30-30 साल वाले आ रहे हैं, जिसको हम गोल्ड इम्प्लांट्स बोलते हैं। तो गोल्ड इम्प्लांट्स में जो है टाइटेनियम, नियोबियम और कोबाल्ट क्रोम का मिश्रण है, जो इसकी आयु बढ़ाता है, इसकी रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन को बढ़ाता है,
मूवमेंट की दर बढ़ाता है। तो अब 150 डिग्री तक की मूवमेंट पेशेंट विद इन 1 से 1.5 महीने में अचीव कर लेता है। अगर तो जो बेंडिंग है वो 150 डिग्री तक आती है। 3 महीने के बाद हम होते हैं, क्योंकि इसका एक रोटेशनल कंपोनेंट ऐड हुआ है जिसकी वजह से अब चौकड़ी मारना आसान हो गया है। तो 3 महीने के बाद जमीन पे चौकड़ी मारना भी अब संभव है। सर कई लोग जो है ऑपरेशन होने के बावजूद भी जो है उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। काफी लोग उसी तरीके के फिर रहते हैं, तो क्या किया जाए उसके बाद? तो जबकि जब डॉक्टर ये कहते हैं कहने लगे कि आपका ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल होगा। तो इसके लिए हम लोग हमेशा 3 Ws फॉलो करते हैं। वेयर, व्हेन एंड होम। वेयर का मतलब कहाँ कराया था, व्हेन का मतलब क्या ये सही समय था कराने का कि नहीं, और होम का मतलब है जिससे कराया था उसके पास वो पर्याप्त नॉलेज या टेक्नोलॉजी थी कि नहीं उस समय जिसके द्वारा ये सर्जरी की जाती है। अगर इन 3 Ws का अच्छी तरीके से पेशेंट ने अपना वर्कअप किया है, इसका पूरा पीछे की जो वर्किंग है वो करके गया है, तब मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेशेंट को कोई समस्या आनी चाहिए। अवेयरनेस की तो कमी है सर, काफी अवेयरनेस की तो बहुत कमी है इस तरह की। तो अवेयरनेस के लिए भी कुछ करता है पार्क हॉस्पिटल? अवेयरनेस के लिए नियंत्रण रूप से, मैंने जैसे बोला, 14 यूनिट में नियंत्रण कैंप होते हैं। कैंप में फ्री स्क्रीनिंग होती है। उस स्क्रीनिंग में जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको फ्री कंसल्टेशन दी जाती है, फ्री एक्सरे कराया जाता है। उन एक्सरे और कंसल्टेशन के दौरान उनको बताया जाता है कि क्या करना है कि क्या नहीं करना है। तो अगर हम ये बोलें कि अगर जोड़ों को बचाना है या अपने जोड़ों को संभाल के रखना है, तो आपको 40 साल की उम्र के बाद अपने बारे में सहयोग रूप से, सुचारित रूप से अपने बारे में ध्यान रखना चाहिए। पीडी का कोई डेट डॉक्टर साहब 1% अगर किसी भी ऑपरेशन में कोई कमी रह जाती है, सक्सेस नहीं हुआ, क्या उनके दोबारा से चार्जिंग ली जाएगी या फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा? तो पहले हम इस बात को पूरा करते हैं जो इनका सवाल था कि अगर हमें अपने घुटनों को बचाना है तो हमें क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना मतलब 40 के बाद अपने बोन की कंडीशंस को टेस्ट द्वारा भांपिए। टेस्ट क्या है? कैल्शियम का टेस्ट कराइए, विटामिन डी का कराइए, यूरिक एसिड का कराइए, विटामिन B12 का टेस्ट कराइए, और देखिए कि हड्डियों में कोई आंशिक कमजोरी तो नहीं है जिसकी वजह से हड्डियां सॉफ्ट होती हैं और सॉफ्ट हड्डियों पर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। प्रभाव पड़ने से वो जल्दी डैमेज होती है। ऐसे ही फीमेल्स में 40 या 45 के बाद जब माहवारी बंद होती है तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके हड्डियों में से विटामिन डी और कैल्शियम जल्दी निकलता है, और उनकी हड्डियां सॉफ्ट होने की वजह से हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल्स में ज़्यादा आता है। तो ना करने वाली जो चीज़ें हैं, एक जमीन पे घुटने के बल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जमीन के बल, घुटने के बल योगा, पाठ पूजा, झाड़ू पोछा बर्तन, ये अवॉइड करना चाहिए। दौड़ के सीढ़ी चढ़ना उतरना अवॉइड करना चाहिए। ब्रिस्क वॉकिंग, उबड़ खाबड़ रास्ते पर अवॉइड करनी चाहिए। प्लेन सरफेस पे स्पोर्ट शूज पहन के आप वॉक कर सकते हैं। चढ़ान ढलान वाली वॉक को अवॉइड करिए। योगा करना है तो बिस्तर पे बैठ के करिए। दूध, दही, छाछ, लस्सी, चने का पानी, दाल का पानी, सूप, हरी सब्जी, इन सब का सेवन ज़्यादा बढ़ाना है। जंक फूड की तरफ नहीं जाना है। ओवरवेट पे अपना नियंत्रण करना है। तो ये सारे चीज़ें हैं जिससे आपके घुटने सुचारू रूप से काम करेंगे। अब रह गई बात उनके सवाल की कि अगर ये घुटना कहीं ऑपरेट हुआ है और वो खराब हो जाता है तो उसको हम दोबारा भी कर सकते हैं, तिबारा भी कर सकते हैं। रहेगी चार्जेस की बात, तो हर पैनल ने ये सुविधा दी है कि आप उसको दोबारा या तिबारा करा सकते हो। रेट्स का जो भी नियंत्रण है वो उनके पास है। तो जो रेट वो नियंत्रित करते हैं उस रेट में हमको करके देना पड़ता है। सर अभी तक सर, बात आजकल करें तो सबसे 600 ज्यादा प्लस जो है सर्जरी हो कैल्शियम चुकी है इस चीज की, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था। पूरे इंडिया में हुई कि नहीं, ये बात की बात हो रही है कि हाल ही फिलहाल जब से हमने ये प्रोग्राम चालू किया है जनवरी से, जी जी तो जनवरी 2025 से जो हमने रोबोटिक प्रोग्राम मोहाली में शुरू किया था, धीरे धीरे हमने इस प्रोग्राम को हर यूनिट में लेकर गए। तो करनाल, अम्बाला, हर यूनिट में हम ये प्रोग्राम मोहाली से नियंत्रण कर रहे हैं। तो मोहाली से टीम आती है और इनके सहयोग द्वारा यही प्रोग्राम इनकी यूनिट में आगे बढ़ाया जाता है। तो वो जो हमने मेहनत की और जिन पेशेंट्स को हमने रोबोटिक टेक्नोलॉजी मुहैया कराई, उसका विवरण ये दे रहे हैं कि अब हमने 600 रोबोटिक टेक्नोलॉजीज के द्वारा 600 सर्जरी पार्क हॉस्पिटल करनाल में कर रही है। 600 में सक्सेस कितनी है? सब सक्सेस। सक्सेसफुल। सर कितना रेस्ट होता है एक सर्जरी? रेस्ट ऐसे नहीं है, क्योंकि अब मोबिलाइजेशन ही एक सर्जरी का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जितनी जल्दी वो चलेगा उतनी जल्दी वो अपनी वर्किंग में वापस आ जाएगा। सर्जरी या ओपीडी का दिन क्या है? ओपीडी में हर हफ्ते ही हम लोग आते हैं मोहाली से करनाल, और ओपीडी का डेज करनाल के ब्लॉक से जाता है, हॉस्पिटल के ब्लॉक से जाता है। वो ब्लॉक कैसे निकलते हैं? पेपर में ऐड आती है, पेपर में पैम्पलेट्स आते हैं। जो हमारे पुराने पेशेंट्स हैं उनको व्हाट्सएप किया जाता है, उनको एक डिजिटल क्रिएटिव भेजा जाता है कि हम इस डेट पर आने वाले हैं। कोई कैंप वगैरह भी सर लगाए जाते हैं? अब 1 तारीख और 5 तारीख को हम दोबारा कैंप लगा रहे हैं। 1 तारीख को एक बड़ा कैंप है जो हॉस्पिटल एक समाज के साथ आयोजित कर रहा है, और 5 तारीख को
वाले कैंप में जिनको जुड़ना है वो 1 तारीख को समुदाय के साथ जुड़ सकते हैं। ये त्रावड़ी में हो रहा है, त्रावड़ी में खाटू श्याम जी के मूर्ति स्थापना है वहीं पे। विटामिन डी की कमी के कारण क्या है? पहला कारण है जंक फूड, दूसरा कारण है धूप का सेवन ना करना, धूप में ज्यादा ना बैठना, तीसरा कारण है अपने टेस्ट को सुचारू रूप से ना करना, चौथा कारण है कि डॉक्टर के बताने के बाद जो दवाइयां निर्धारित की गई हैं दवाइयों का सेवन टाइम टू टाइम ना करना, बीच में ही अपने हिसाब से छोड़ देना। सबसे पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है वो पंजाब में ज्यादातर शराब का जो सेवन करते हैं, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर होती हैं, पेशाब के रस से विटामिन डी निकल जाता है। तो ये सारे कारण, धूम्रपान, तंबाकू, ये सब कारण हैं जो आपकी हड्डियों को कमजोर बनाते हैं। अगर पेशेंट अपने इन सारे कारणों पे कंट्रोल कर पाता है तो कैल्शियम और विटामिन डी सुचारू रूप से, नियंत्रित रूप से उसके बॉडी में बनेगा। और अगर किसी कारणवश बन नहीं भी रहा है और अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो उसको वो अपना कैल्शियम विटामिन डी लेना चाहिए। कोई भी कैल्शियम हम 3 महीने से ज्यादा नहीं ले सकते। कैल्शियम के सेवन में 3 महीने के सेवन के बाद 1 से 1.5 महीने का ब्रेक देना जरूरी होता है, नहीं तो वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में वो जमा हो जाता है, स्टोन्स बनते हैं। सेम चीज विटामिन डी के साथ है कि हफ्ते में 1 बार वो गोली दी जाती है, मिनिमम 20 हफ्ता उसको लेना चाहिए, 10 हफ्ते का गैप देना चाहिए। अगर ये निर्धारित रूप से पेशेंट अपने जीवन में कर रहा है तो मुझे नहीं लगता उसकी हड्डियां कमजोर होगी। सर एक बार परिचय। मेरा नाम डॉक्टर भानु सलूजा है और मैं एज अ चेयरमैन डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। MS पार्क। सर आपका परिचय। आशीष चड्डा, ग्रुप CEO नॉर्थ पार्क हॉस्पिटल। Thank you so much. फोटो कर ले।